हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? क्या हालचाल है? मस्त हो सभी? चलो, मस्त होने भी चाहिए। जैसे दिख ही गया होगा बैकग्राउंड में क्या, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान करियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। होप तैयारी सभी की अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन बचे नहीं है, ओनली कितने डेज लेफ्ट रह गए हैं? 60 दिन अपने पास बाकी हैं ओनली। एक दो दिन एक्स्ट्रा हैं लेकिन उनको निकाल दो, कभी किसी के फेस्टिवल आ जाएगा, कभी किसी के क्या आ जाएगा, तो उन चीज़ों को छोड़ दो। अब अपने को देखो, कंपटीशन को क्रैक करना है। उसके लिए अपने को क्या स्ट्रेटजी अपनानी है? ये नहीं कि भाई सो लिए, आज थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया, सर की क्लास देखी और आज 2-4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई की, कल भी कर ली, 3 दिन बाद भूल गए। ऐसा नहीं होता। कंपटीशन में हमेशा ध्यान रखना होता है आपको कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना रहता है। समय की आपको एकदम वैल्यू लेके चलना पड़ता है कि भाई हाँ ठीक है, इतना समय है अपने पास, अपने को ऐसे समय निकालना है, ये है। अब आपके पास इतना टाइमिंग रहता नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ी प्लानिंग आपको करके दे देते हैं खुद से कि भाई स्टूडेंट्स को चलो परेशान नहीं होना पड़े। अब देखो, अपन आज की जो क्लास में है वो डिस्कस करेंगे कि भाई पटवार के इतने दिन बाकी रह गए हैं, कहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, कब की डेट्स हैं, कितने पोस्ट हैं, कैसे अपने को पढ़ना है कि एक तैयारी से अपने को फाइनली कम से कम सिलेक्शन मिल ही जाए। काफ़ी समय हो गया है तैयारी करते हुए। जो लोग नए हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है कि जैसे सीईटी वगैरह दिया हो तो वहाँ भी पढ़ा है। वहाँ थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब पेपर का लेवल भी थोड़ा अच्छा ही आएगा मेंस में। अभी कि आपने 2-4 की एग्जामें देख ही चुके हो। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपके साथ, तो ये 60 दिन वाली बात तो बाद में करेंगे। पहले ये देखते हैं कि अभी पटवार के फॉर्म क्या है, चालू हैं। तो जिन लोगों ने नहीं भरे हैं वो भर देना। देखो, फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए थे? 22 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट है। जिनका सीईटी क्लियर है इनके लिए है, ठीक है। सीईटी एग्जाम है, जिसकी सीईटी क्लियर हुआ है उन्हीं के लिए है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म की, वो कब की है? अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो वो है आपकी 23 मार्च। तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना। अभी होली वोली आएगी तो वैसे भी ई मित्र वगैरह की भी छुट्टी रहेगी, कभी भर नहीं पाओगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करो, उससे पहले ही भर दो। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छे से, फ़ोटो वगैरह सभी फिल फुल करके और अच्छे से फॉर्म भरना, ठीक है। कितनी पोस्ट है? तो पोस्ट की बात करूं तो मैं आपकी टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी दोनों के मिलाकर जो पोस्ट हैं वो कितनी है? 2020 पोस्ट हैं। एग्ज़ाम डेट आपके पास आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट कब की है? 11 मई की। 11 मई ही 2025 को आपका एग्ज़ाम होगा। पहले 2 शिफ्ट में होने की बात थी, लेकिन अभी सभी जो आपके सेंटर है वो डिस्ट्रिक्ट में ही दे रहे हैं, तो इस वजह से एक दिन में ही एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल है। इतने ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं है, 8-1 लाख कैंडिडेट हैं, तो 8 लाख की एग्ज़ाम एक दिन में, एक शिफ्ट में हो जाएगी। तो एक ही दिन में आपकी एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है। तो उसमें किसी को यह भी नहीं रहेगा कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गए, उसके बढ़ गए, मेरा तो पेपर टफ था, क्या पता मेरा उस शिफ्ट में होता तो सिलेक्शन हो जाता। तो ये बहानेबाजी वाला काम तो अब है नहीं। एक ही शिफ्ट में आपका एक बार में पेपर करवा देंगे। चलो, आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा पूरे पूरे 3 महीने बाद, मतलब 11 अगस्त 2025। तो पूरे पूरे 3 महीने बाद आपको खुशखबरी मिल जाएगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा 11 अगस्त 2025 को। ये तो हो गई इम्पोर्टेंट डेट्स की बात। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसको एकदम ध्यान रखना है। अगर इस डेट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो अपने पास मात्र और मात्र अब कितने दिन बचे हैं? 60 डेज बचे हैं। अब देखो,
थोड़ी सी अगर अपन बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपको सभी को पता है क्या क्या क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं। देखो, मैथ्स प्लस रीजनिंग, यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे? 45 क्वेश्चन आएंगे। इंडिया जीके प्लस जीएस। अब इसमें इंडिया का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, करंट सभी आ गए, ठीक है। और साथ में आपकी जनरल साइंस, जहाँ से जनरल साइंस के भी आपको लगभग और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से टोटल क्वेश्चन आएंगे कितने? 38, ठीक है। उसके अलावा हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, इसके आपको देखने को मिलेंगे 22 क्वेश्चन, जिसमें 11 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 11 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, जिसमें से दोनों में साहित्यक एक एक पैराग्राफ आ जाएगा, वाक्य शुद्धि का आ जाएगा, और आपका जो एंटोनियम सिनोनियम इंग्लिश में बात करें और हिंदी में बात करें तो आपके क्या बोलते हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द इनमें से आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया? कंप्यूटर। कंप्यूटर का आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके अलावा फिर आ गया आपका राजस्थान जीके, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये इन सब के कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो आपके पास कितने रहेंगे? 150, और आपका जो पेपर का टाइम रहेगा वो कितना रहेगा? 3 आवर। सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहां नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। कितनी हो जाएगी? 1/3। आपने देखा होगा अभी की 2-3 एग्जामों का एग्जाम जो लगी हैं हाल ही रिसेंटली, अभी अभी एक तो इसकी लगी, अपनी लाइब्रेरियन की लगी है जो आरपीएससी ने करवाई है, सॉरी, और एक आरएएस, एक तो आरएएस का एग्जाम और एक लाइब्रेरियन का। इन दोनों का अगर आपने किसी ने पेपर देखा हो तो बहुत अच्छा लेवल का पेपर बना है, और बनना भी चाहिए। जो सीरियसली जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तभी फायदा है जब पेपर क्या आएगा? थोड़ा हार्ड आएगा। भाई इजी रहेगा पेपर तो जो 10 दिन 20 दिन पढ़ के गए उनको भी वही, भाई हल्के हल्के क्वेश्चन तो सबको आते हैं ना, तो थोड़ी सी तैयारी में हो गया। अब जो काफी समय से डीप मेहनत कर रहे हैं वो हल्के हल्के, तो उनके फिर वो तो ऐसे प्रेशर में आ जाते हैं कि क्या पता पेपर तो इतना इजी आ गया, सबके कितने कितने होंगे, अपने भी टिकाओ अपने भी टिकाओ, ऐसे करते करते इधर नेगेटिव में फंस जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर कंपटीशन को कम करना होता है तो उनको पेपर का लेवल बढ़ाना ही पड़ता है। आजकल देखो सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, सभी के पास टाइम है, कोई 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हैं, कोचिंगों में बैठे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिस लगा रहे हैं, कितने कितने मॉक टेस्ट लगा दिए। तो देखो लेवल तो बढ़ ही रहा है कंपटीशन का। अब अगर इजी पेपर बना देंगे तो 300 नंबर का पेपर है, कट ऑफ कितनी जाएगी? 270 या 80। तो फिर क्या मतलब है भाई? कट ऑफ हाई नहीं करना है इनको, कट ऑफ तो लानी कितनी है? 150 या 160। इतनी कट ऑफ लाने के लिए सीधी बात है पेपर हार्ड बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो ये बोल रहा हूँ पेपर तो लेवल का ही आने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हार्ड आएगा, पेपर लेवल का आएगा। लेवल का इस उन लोगों के लिए लेवल का आएगा जो अच्छे से मेहनत करें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जो सोच रहे हैं कि जैसे सीईटी क्लियर हुआ वैसे ही पटवार क्लियर हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए हार्ड आएगा, ठीक है। तो ये तो आ गई एग्जाम पैटर्न की बात, क्या क्या आने वाला है, और वैसे सभी को पता ही है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना सबसे पहले कि अपन कौन से टॉपिक्स छोड़ दें या कौन से करें या किन पे ज्यादा फोकस करें, तो देखो अब आप बोलोगे कि सर आप तो मैथ्स से हो तो इसलिए यही बोलोगे कि मैथ्स पढ़ो अच्छे से, ऐसा नहीं है। देखो मैथ्स और रीजनिंग के कितना सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है? कितने? 45 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? मैथ्स और रीजनिंग का है। और यहाँ का प्रॉफिट भी क्या है?
कि यहां से आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो। जिसने थोड़ा सा मन लगा के मैथ्स और रीजनिंग को कर लिया ना, वो यहां से 100 में से 100 स्कोर कर लेगा। अब देखो राजस्थान जीके का वेटेज है, वो इसका कितना है, लगभग 66% मतलब 30 क्वेश्चन है। अब 30 क्वेश्चन में देखो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, और भी जो इधर उधर के क्वेश्चन बच गए वो। तो इन चीजों में देखो आप एकदम अच्छे से मेहनत भी करोगे ना, तो 30 में से 30 तो कोई भी स्कोर नहीं लाएगा। यहाँ 45 से 45 लिया होगे, यहाँ स्कोर कितना आना है, वही 20 से लेके 23 कितना आना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन चीजों को पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो इनको भी है, पर सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि अपने सब्जेक्ट्स मजबूत बनाओ। कि हाँ आपने बोल दिया कि ये लो जी मेरा मैथ्स और रीजनिंग ये क्लियर है, कहीं से भी पेपर में आ जाए ये तो मैं तुरंत चुटकियों में हल कर लूंगा। तो 45 क्वेश्चन यहाँ आपके श्योर हो रहे हैं ना, 45 मतलब 90 नंबर आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सिक्योर हो रहे हैं। यहाँ आप 20 या 30, भाई अगर थोड़ा नॉर्मल स्टूडेंट है तो वो 20 के पास पहुंचेगा, इंटेलिजेंट है वो 23 के पास पहुंचेगा। यहाँ से नंबर थोड़े से कटने के चांस होते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं कटते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, ज्यादा फोकस मैथ्स और रीजनिंग पे करना, ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट है। क्या है, सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट है, और यही आपको सिलेक्शन से दूर करने वाला सब्जेक्ट है। समझ गए बात को। चलो इसके अलावा फिर 38 क्वेश्चन का वेटेज किसका रह जाएगा, अपना इंडियन जीके और साइंस। तो उसमें आपका जो मेजर पोर्शन है वो पॉलिटी और साइंस को अच्छे से करना है। किसको करना है, पॉलिटी और साइंस को। एक कंप्यूटर को भी आप बहुत अच्छे से करना। एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के एमसीक्यूज है ना, वो लगा दो, उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। साइंस और पॉलिटिकल साइंस में भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज लगा दो, उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। कोई क्वेश्चन पैदा तो नहीं होके आते ना नए, कि चलो हाँ ठीक है, नए क्वेश्चन कहाँ के पैदा होते हैं, ओनली करंट अफेयर्स के होते हैं। उसके अलावा तो जो क्वेश्चन है बुक में है, एनसीईआरटी में है, वही आएंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा आपका। तो ध्यान रखना है कि आपको जो करना है ना, वो क्या करना है, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज लगाने हैं। अभी इन्हीं का टाइम है, नई न्यू बुक नहीं पढ़नी है, अब कुछ भी अपने जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखने हैं। जहां से अब आपने जितना अब पढ़ा है ना, बस उसी का रिवीजन करना है, न कि नया नया पढ़ना है। अब दोस्त ने बोल दिया ये मार्केट में न्यू बुक आई है, ये ले लेते हैं, नहीं, कोई भी बुक नहीं लेनी है अभी। कोई भी क्लास देखो है, टीचर, राइटर, एजुकेटर की मैं बात करता हूं, तो सबकी लैंग्वेज अलग होती है, सबका समझाने का तरीका अलग होता है। और कुछ कुछ बुकों में आपको कंफ्यूजन भी मिलेगा कि कोई बात इस पब्लिकेशन वालों ने तो यहाँ कुछ ही बोल रखी है, इसने यहाँ कुछ ही बोल रखी है, तो वहां भी आपको कंफ्यूजन होगा। तो जो सोर्सेज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। मेरा तो एक ही मानना है कि 1000 बुक नहीं पढ़ के आप एक बुक को 1000 बार पढ़ दो। एक ही बुक को क्या कर दो, 1000 बार पढ़ दो, तो वो आपको एकदम करेक्ट याद हो जाएगी। अब लेकिन अब आप सोच रहे हो नहीं नहीं मैं तो ये इस पब्लिकेशन की बुक आई, ये लाता हूँ, ये लाता हूँ, ये लाता हूँ, ये लाता हूँ, आपने 50 बुकें लाके इकट्ठा कर दी, पढ़ा एक का भी नहीं। एक एक बार पढ़ने से बच्चों याद नहीं होता है। अपने को एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। क्या करना है, बार बार। इसको मतलब बार बार पढ़ने का क्या, चाहे आपके नोट्स हो, चाहे और कहीं से आपके पास कोई भी सोर्सेज हो, उनका बार बार क्या करना है, अपने को रिवीजन करना है। एग्जाम के नजदीक में हमेशा ध्यान रखना होता है, आपको रिवीजन करना होता है एक निश्चित शेड्यूल के साथ। यह नहीं कि आप 10 बजे उठ रहे हो, फिर पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, नहीं। अब 60 दिन बचे तो उसका आपका एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए कि मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये करूंगा, इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये करूंगा। चाहे भले ही आपका स्टडी का टाइम 4 आवर से 6 आवर ही हो, मैं ये नहीं कहता कि आप 10 से 12 आवर दो,
10 से 12 देने की अभी जरूरत नहीं है, चाहे 4 से 6 भी दे लो, लेकिन वो देवो सिस्टमेटिकली। वो 4 से 6 आपके पढ़ाई में जाने चाहिए। अगर आप 10 से 12 दे रहे हो तो उसमें आप फोन भी यूज कर रहे हो, दोस्तों के साथ मस्ती करने भी जा रहे हो, घूमने भी जा रहे हो, तो वो आपके 10 से 12 पढ़ाई में काउंट नहीं हुए। अपने को जो प्योरली टाइम देना है वो 4 से 6 यही देना है। 4 से 6 घंटे में आप फोन को भूल जाओ, फ्रेंड्स को भूल जाओ, घर को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, तब जाके अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि अपने को क्या करना है, नए नए सोर्सेज नहीं ढूंढने, जो कर रहे हैं उसी का अपने को बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, अब देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी 60 दिन बचे हैं आपके पास। कितने दिन हैं लेफ्ट? 60 डेज लेफ्ट है। सॉरी, अब इन 60 दिन जो बचे हैं इनमें क्या करना आपको? जो आप रिवीजन कर रहे हो वो तो करना ही करना है और उन पे अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, 60 दिन में आपके पास मेरा मान 3 घंटे का क्या आता है आपका पेपर होगा, तो सबसे पहले तो 3 घंटे बैठने की आदत डाल लो। अब कुछ बच्चे मॉक भी लगाते हैं, एमसीक्यूज भी लगाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, 1 घंटे का आज लगा दिया, 1.5 घंटे का कल लगा दिया, आधा घंटा बचा उसका परसों लगा दिया। 3 दिन में तो वो जाके मॉक पूरा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। लाइब्रेरी में हो, घर में हो, कहीं भी हो, आराम से पानी वानी पी के आराम से रिलैक्स होके बैठो और फिक्स कर लो कि मुझे 3 आवर के बाद ही उठना है। सबसे पहली आदत डालनी है 3 घंटे बैठने की। वो भी कब? जो आपका एग्जाम का टाइमिंग रखता है 9 से 12 या फिर 3 से 6, जो भी रखना चाहो आप, एक सुटेबल टाइम रख लो कि कम से कम आपको 3 घंटे बैठना है। और उन 3 घंटों में बैठ के करना क्या है? मॉक लगाना है। चाहे ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा लो या ऑनलाइन लगा लो, कैसा भी लगाओ। मैं तो यह करता हूं, अपनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन कर लो। उड़ान एप्लीकेशन, अपने जो कोचिंग का उड़ान पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका एप्लीकेशन का, टेस्ट सीरीज का भी मिल जाएगा, क्लासों का भी मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। फ्री टेस्ट भी हैं तो फ्री टेस्ट भी ट्राई कर सकते हो, कुछ टेस्ट पेड हैं तो पेड भी कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, रोज एक पेपर लगाना है। अब आप बोलोगे कि सर 60 दिन में 60 पेपर, नहीं 60 मत लगाओ। 60 दिन में आपको 60 पेपर नहीं लगाने, क्योंकि 60 पेपर 60 दिन में लगाओगे तो उनका आप सॉल्यूशन कब करोगे और उनका आप रिवीजन कब करोगे? तो देखो, जैसे मान लो आज आपने एक मॉक लगाया, इसका रिजल्ट देख लिया, क्या स्कोर रहा, उस चीज को भूल जाओ। स्कोर से आपको कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे स्कोर 5-6 मॉक के बाद ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा। कल उसी टाइम में 3 आवर में उसका सॉल्यूशन करो। क्या करना है, उसके अगले दिन 3 आवर में उसी का सॉल्यूशन करना है। अब वो सॉल्यूशन करोगे ना, फिर अब जब अगला नेक्स्ट मॉक देने जाओगे ना, 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि वहां से आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है, तो कम से कम अब आपके पास 30 मॉक लगाने का मौका है। 30 टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। अगर 30 टेस्ट लगा लिए ना ईमानदारी से, 30 टेस्ट ईमानदारी से लगा लिए, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। पर लगाने ईमानदारी से, मेहनत से लगाने, इनका दूसरे दिन सॉल्यूशन भी करना है। अब कुछ लोग टेस्ट लगाते हैं, देखो क्या करते हैं, टेस्ट लगा लिया, ऑनलाइन में रिजल्ट तैयार मिलता है, इतने नंबर आ गए, इसको भूल गए, आगे वाला टेस्ट दूसरे दिन चालू कर लेते हैं। वो काम का नहीं है। काम का वही है, पहले टेस्ट लगाओ, फिर इसका अच्छे से सॉल्यूशन करो कि मैंने क्या तो गलती की है, मैंने क्या तो मिस्टेक की है और किसको इसको मैंने कैसे सही करना है। अब वहां पे आपको जैसे मान लो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, 2-3 मॉक में पता चला कि इस टॉपिक का मेरा क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, इस चीज की दिक्कत आ रही है,
उसका रिवीजन कर दो सबसे पहले। साथ में 1 आवर करंट अफेयर्स तो रोज रखना ही रखना है। अभी जल्द ही अपनी यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पे करंट अफेयर्स की क्लास आने वाली है, तो आप वहां से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 आवर करंट रखना है, 3 आवर आपका किस में चला गया, मॉक में चला गया। अब जो भी आप 4 से 5 देना चाहते हो, 4 से 5 आवर बाकी और देना चाहते हो, वो आप दो रिवीजन में। किस में देना है, रिवीजन में देना है। रिवीजन करना है। अब रिवीजन कहां से करना है, जहां से आप पहले से ही पढ़ रहे हो वहीं से रिवीजन करना है। नए सोर्सेज नहीं लाने हैं, नई बुकों में नहीं जाना है, ओनली न्यू लाना है तो ओनली पेपर्स, ओनली पेपर्स लाने हैं। चाहे ऑफलाइन लो ऑनलाइन लो, पेपर वही रिवाइज मत करना बार बार, बस एक बार कर लिया उसका सॉल्यूशन करो, उसको अच्छे से समझो, कहां प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को हल करो। ठीक है, बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। अभी काफी टाइम बचा हुआ है, अच्छे से मेहनत करो। मेहनत करने वालों की तो कभी क्या बोलते हैं, मेहनत कभी व्यर्थ जाती नहीं है, और जो नहीं करते हैं उनकी तो कोई काम आती नहीं है। इसलिए आपके पास अभी गोल्डन मौका है जॉब लगने का। बहुत अच्छी वैकेंसियां आ रही हैं, अधीनस्थ बोर्ड में भी अच्छी आ रही हैं, इधर आरपीएससी में भी आ रही है, एसएससी, रेलवे, सभी में वैकेंसियां आ रही हैं, और सभी में यही चीजें आती हैं। देखो, मैथ्स, रीजनिंग, इंडिया जीके और इंग्लिश, किधर भी जाओ ये आपको किसी भी कंपटीशन में पीछा छोड़ेंगे नहीं। किधर भी चले जाना ये आपका पीछा छोड़ेगी नहीं जब तक आप जॉब नहीं लगोगे। तो इसलिए मैं तो यही बोलता हूं कि आपके अपने सब्जेक्ट मजबूत बना लो। जैसे मैथ्स बना लिया, रीजनिंग बना लिया, इंडिया जीके बना लिया, इंग्लिश बना लिया, अब किसी भी कंपटीशन में आप कूदो, 4 सब्जेक्ट तो आपके तैयार है ना। बाकी कुछ एडिशनल सब्जेक्ट वो आ रहा है तो उनको तैयार कर लो, कभी राजस्थान जी के आ जाएगा, कभी हिंदी आ जाएगा, कभी क्या आ जाएगा, तो वो तो आप तुरंत से तैयार कर सकते हो ना भाई। 2-3 महीने में आराम से इजीली तैयार कर ही सकते हो, जब अपने कम से कम 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी तैयार हो। तो इसलिए अपनी एग्जाम को तैयार नहीं करना है, अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी पटवार के अकॉर्डिंग पटवार का ही चल रहे हैं, वहां उनका एक भी सब्जेक्ट कवर नहीं है। हमेशा कंपटीशन में ध्यान रखना है, अपना सब्जेक्ट कवर रखना है, न कि उस एग्जाम का। ठीक है, फिर उसका एग्जाम का जो फॉलो करना है वो लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज में करो। और जब कम से कम 60 दिन बच जाए तो कैसी भी एग्जाम हो उसकी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी ही चाहिए। समझ गए बात को? चलो, बाकी फिर कभी तो करते रहो मेहनत।